बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कल हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 1.1 स्टार्ट की थी और उसके हमने तकरीबन आलमोस्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बुक आपके सामने है 1.1 एक्सरसाइज और उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन 3 तक हम कल कर चुके थे, क्वेश्चन 4 आज हमने करना है इसका। इसकी वर्डिंग है कि प्रूव दैट, एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है और आपने ये प्रूव करनी है तो बेसिकली ये सिंपल सा एक क्वेश्चन जो ग्रेड 5 6 के स्टूडेंट को भी आसानी से ये उससे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ ये जो वर्डिंग है वो मैटर कर रही है। प्रूव करने का मतलब है कि जो इसके बैकग्राउंड में स्टेप्स यूज़ होते हैं वो सारे आपने यहाँ जस्टिफाई करने कि किस स्टेप में आपने कौन सा रूल यूज़ किया। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, -7/12 -5/18। अब आप लोगों ने यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि हमने जो डिनोमिनेटर है वो 36 लेके आना है, और ये बड़ी कॉमन सी बात है, आप जूनियर ग्रेड से ये बात जानते हैं कि 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 है। तो सबसे पहले हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमने यहाँ बनाना है दोनों का। तो उस पर्पज़ के लिए ये करना पड़ेगा कि 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि 12 3 36 बन जाए, और 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि 18 × 2 ये भी 36 बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 36 बन चुका है, 12 3 36 और 18 2 36। ये जो रूल हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में कि जब किसी सेम नंबर से, सेम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, तो इस रूल को मैथमेटिक्स में गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहा जाता है। ये आप जो रीज़न है वो साथ कोट करेंगे। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट यही है कि आपने बताना है कि इस प्रोसेस में कौन कौन से रूल्स आपने यूज़ करने हैं। तो आप अगर गोल्डन रूल का रेफरेंस देखें तो आपको बुक की जो पेज 10 है उस पर अगर आप देखें तो ये गोल्डन रूल का रेफरेंस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जब आपको ये नज़र आ गया कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है 36 ये भी बनना है, 36 ये भी बनना है, तो आप इस 36 को यूँ अलग कर सकते हैं 1/36 और 7 3 21। सिमिलरली आप यहाँ से अगर इस 36 को भी अलग करें तो ये हो जाएगा 1/36 और 5 2 10। अब ये जो हमने इसको स्प्लिट किया है यानी 1 × -21 लिखा है, तो 1 बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो उसका भी रेफरेंस यहाँ कोड कर दें कि 1 इज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये रेफरेंसेस जो हैं ये लाजमी साथ आपने कोड करने। अब आपको ये क्लियर हो रहा है कि इन दोनों में 1/36 1/36 दोनों जगह पे नज़र आ रहा है हमें, तो 1/36 दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं। और ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि जब आप किसी नंबर को कॉमन ले रहे होते हैं तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा -21 और यहाँ रह जाएगा -10। कॉमन लेने को हम यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं कि दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं। अब सेम वही बात आ गई कि ये -21 और -10 ऐड हो सकते हैं, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट में हमें ये दोनों अलग अलग रखने इसलिए हम इनको ऐड नहीं करेंगे। अब ये पूरा एक नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये उसी तरह से रहेगा -21 -10/36, यानी इसके ऊपर 1 की मल्टीप्लिकेशन ने कोई इफेक्ट नहीं किया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी अगेन अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो यहाँ हमारा ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, और जो इसके बैकग्राउंड में स्टेप्स यूज़ हुए हैं, जो लॉज यूज़ हुए हैं, रूल्स वो हमने यहाँ साथ मेंशन कर दिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4। इसके साथ अब आगे जो क्वेश्चन रह गए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हमने इसका 5th क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, और वो आप देख चुके हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी आपने साथ रेफरेंस में लिख दी हैं। अब क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी चेंज है कि सिंप्लीफाई तो करना है आपने, लेकिन हर स्टेप को आपने जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफिकेशन वही है जो हमने यहाँ साथ ये रीज़न जो है वो कोट की हुई हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं और हर स्टेप के साथ उसकी जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक फ्रैक्शन हमें दी हुई है और इसकी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी है।
तो सबसे पहला स्टेप जो इस पर हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हों तो उनका एलसीएम जो है वो रिक्वायर्ड होता है हमें। तो एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और एक का 5, तो 4 और 5 दोनों का जो एलसीएम है वो 20 बन रहा है। तो हमें सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर में 20 बनाना होगा। तो 20 बनाने के लिए 4 और 5 दो जो हैं, 4 वाली जो साइड है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और जो 5 है इसको आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 20 बन जाए। सिमिलरली इसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे भी वही सेम नंबर्स हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इधर भी आप फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और सेकंड जो टर्म थी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अभी हमने रिसेंटली थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इसको मैथमेटिक्स में गोल्डन रूल कहते हैं। तो उसी गोल्डन रूल का यहाँ फिर रेफरेंस कोड कर देते हैं। यही जो रेफरेंस हम कोड कर रहे हैं, यही रेफरेंस असल में इन स्टेप्स की जस्टिफिकेशन है जो हमसे रिक्वायर्ड थी। जो अब आपके पास जो न्यूमरेटर दोनों नज़र आ रहे हैं फ्रैक्शंस में, इनकी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया आपके पास। अब इस 20 को आप अगर अलग करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20 × 5, और इसको हम लिख सकते हैं 1/20 × 4। और सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी आप 4 5 20 है, तो 1/20 को आप अलग कर लें, 5 अलग कर दें, इधर से भी 1/20 अलग और 4 अलग। तो ये जो स्प्लिट करके लिखा है हमने 1 × समथिंग, चूँकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और किसी नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो 1 को स्प्लिट करना यहाँ पे कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमने जो स्प्लिट करने वाला स्टेप था, इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे बना ली हमने। अब ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि वही सेम रिजल्ट जो यहाँ पे हम रेफरेंसेस कोड कर रहे थे वही यहाँ कोड करने पड़ रहे हैं हमें। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं 1/20 न्यूमरेटर में भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है। तो 1/20 को आप अगर कॉमन निकाल लें फ्रॉम द न्यूमरेटर तो ये बनेगा 5 + 4, और अगर इसको डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो ये फिर बनेगा 5 - 4। और किसी नंबर को कॉमन लेना, ब्रैकेट से बाहर लेके आना, ये बड़ा एक सिंपल सा स्टेप है, और इस स्टेप को मैथमेटिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। वहाँ भी यूज़ किया था हमने और यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ इसका रेफरेंस कोड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये बड़ा क्लियर हो गया है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर आपको नज़र आ रहा है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो उसको गोल्डन रूल कहते हैं, इसी तरह सेम नंबर को अगर हम कैंसिल कर दें तो उसको भी हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। तो एक बार आपने गोल्डन रूल का रेफरेंस कोड कर दिया, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप 1/20 1/20 से कैंसिल कर दें। कैंसिल होने के बाद 5 + 4 आ जाएगा आपके पास 9, और 5 - 4 आपके पास आ जाएगा 1। तो 9/1 अल्टीमेटली आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो आपने देखा है कि तकरीबन दोनों जो पार्ट्स थे उसमें हमने सेम स्टेप्स जो है वो सेम रीजंस ऑलमोस्ट कोड किए। यहाँ पे क्वेश्चन 6 के 4 पार्ट्स हैं, और उसमें से हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करें, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है और वो इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप इसकी जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। ये पार्ट पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है, और फेडरल बोर्ड के अगर आप पास पेपर्स देखें तो आपको 2 या 3 बार ये पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में नज़र भी आएगा, इसलिए इस पर स्टार लगा लेते हैं। इससे ऑनवर्ड जिस भी क्वेश्चन पे हम स्टार लगाएंगे ये इस बात को शो करेगा कि ये फेडरल बोर्ड में आ चुका है और ये फेडरल बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने नोट्स में इस तरह के जो सैम्पल्स है वो यूज़ किया करें, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल वही सेम डिमांड है, सिम्प्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। यहाँ भी हमने इसको सिम्प्लीफाई करना है और हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब आपने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है कि दोनों में आपके पास एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को आपने एलसीएम के थ्रू सिम्प्लीफाई करना होता है। अब एक के डिनोमिनेटर में a है और एक के डिनोमिनेटर में b है। हमें एलसीएम लेने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इस पर्पज़ के लिए हम जो a वाली साइड है इसको b के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और जो b वाली साइड है इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो आप a × b लिखें या b × a लिखें, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ चूंकि 1 लिखा हुआ है
तो इस 1 को हम न्यूमरेटर में एज्यूम करते हैं और इसी 1 को हम डायरेक्ट ए बी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह ये 1 × 1 इसी तरह लिखा रहने दें और ये ए बी ऑलरेडी हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में है। तो अब हमने ये किया है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी। तो अब हम देख सकते हैं अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये थर्ड टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। सेम नंबर से जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे नॉन ज़ीरो नंबर से तो ये मैथमेटिक्स में गोल्डन रूल कहलाएगा। यहाँ भी यूज़ किया था हमने और वहाँ भी दोबारा यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ये ए बी दोनों में हमारे पास कॉमन है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/AB। अगर स्प्लिट करके लिखें तो 1/AB ये हो गया और जो एक्स्ट्रा साथ लिखा था b उसको आप ब्रैकेट में लिख दें। सिमिलरली यहाँ से हम लिखेंगे 1/AB और ये ब्रैकेट में आ जाएगा a। सेम स्टेप आप डिनोमिनेटर में भी करें 1/AB × AB और यहाँ पे आप लिख दें स्प्लिट करके 1/AB × 1। ये जो 1 को हम स्प्लिट करके लिखते हैं इसका मतलब है कि 1 से मल्टीप्लिकेशन हो या ना हो वो मैटर नहीं करती। तो ये 1 इसलिए इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि 1 इज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1/AB दोनों में कॉमन मिल रहा है आपको, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अब ये चूँकि थर्ड टाइम ये सेम काम हो रहा है तो इससे अब अच्छी तरह आप लोग फेमिलियर हो चुके होंगे। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको स्पीड से कर देता हूँ। तो ये आपके पास 1/AB कॉमन लेने के बाद ये सिचुएशन बनेगी। तो कॉमन लेने को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी सेम नंबर को कॉमन आप लेके ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो ये मैथमेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जिस तरह सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और वो गोल्डन रूल है, इसी तरह सेम नंबर को आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/AB से कैंसिल करेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा B-A/AB-1 और ये आ गई इसकी फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो 1.1 का काम है वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका टॉपिक जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। आप लोगों ने डे 1 ये बात ऑब्जर्व की थी कि टोटल इस चैप्टर के अंदर जो 3 एक्सरसाइज थे। 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जो सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर बेस करी थी। अब हम 1.2 स्टार्ट करने से पहले कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे, फिर 1.2 और 1.3 दोनों जो हैं वो आपकी कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ ही रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन एज a + b iota वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, यानी a और b इसमें रियल नंबर्स होंगे और आयोटा जो है ये √-1 के बराबर होगा। यानी इस नंबर की जो स्पेसिफिकेशन है वो साथ हमने यहाँ डिस्क्राइब कर देनी है। इस नंबर को मैथमेटिक्स में कहेंगे ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो जिस तरह आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की जो है वो यूनियन से बनते हैं, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक तरह से देखा जाए तो रियल नंबर्स की जो एक्सटेंशन है वो है हमारे पास ये। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आयोटा जो है ये क्या चीज़ है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि आयलर वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये बात आपकी चूँकि एक इन्फॉर्मेशन आपके पास बुक में रिटन है, लिखी हुई है, आपने अपने MCQs के हवाले से भी याद रखना है। आपका जो बोर्ड में MCQ बन सकता है कि आयोटा जो है वो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो यहाँ पे इसका इस साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। आयलर वो पहला साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था जिसने आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हिस्ट्री में हम नहीं जाते, इतना इस पर टाइम हम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो क्या है। आयोटा बेसिकली जब आयलर ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा था x² + 1 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जिस वक्त ये इक्वेशन सॉल्व हो रही थी उस वक्त तक मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स डिफाइंड थे। यानी वो दौर था कि जिस दौर में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा सेट रियल नंबर्स का सेट था। तो आयलर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगा तो ये जो नेक्स्ट स्टेप उसने किया x² = -1, तो यहाँ वो स्टक हो गया क्योंकि ऐसा एक रियल नंबर चाहिए था कि जिस नंबर का स्क्वायर करने से -1 आंसर आए। और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं कि रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ आयलर स्टक हो गया क्योंकि इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं मिल रहा था।
फिर बहुत अरसे तक ये इसी तरह इक्वेशन अनसॉल्व ही रही, और बाद में फिर जब देखा गया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जो स्क्वायर रूट -1 था इसको एक सिंबल से डिनोट कर दिया गया, जिस सिंबल को हम आयोटा कहते हैं। ये जस्ट लाइक जिस तरह आई होता है उस तरह का एक सिंबल है, और ये सिंबल रखने की भी रीज़न और इसको आयोटा कहने की रीज़न ये है कि ये सारे ग्रीक लेटर्स होते हैं बेसिकली। जिस तरह हम अपनी लैंग्वेज में ए बोलते हैं तो ग्रीक्स में इसको अल्फ़ा बोला जाता है, इसी तरह हम जिसको बी बोलते हैं वो उसको बीटा बोलते हैं, और जिसको हम आई बोलते हैं उसको वो आयोटा बोलते हैं। और इसकी एक और रीज़न ये भी है क्योंकि ये स्क्वायर रूट -1 इसकी रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई रियल आंसर हमारे पास नहीं है, तो इसको हम इमेजिन कर रहे हैं जस्ट। और इमेजिन करने का मतलब ये है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी जो कि स्टार्ट आई से होता है, ये वजह भी है कि इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। जब इसको स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका ये आंसर लिखा गया, तो फिर उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स में नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आता था तो उसको आयोटा के साथ रिलेट करके उसका सोल्यूशन निकाल लिया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ गया -16 का, तो अब इस पे स्टक नहीं होते थे साइंटिस्ट, वो ये करते थे कि नेगेटिव पोर्शन अलग कर लेते थे, पॉजिटिव पोर्शन अलग कर लेते थे, और जो नेगेटिव वाला -1 था स्क्वायर रूट के अंदर उसकी जगह आयोटा लिख के और 16 का स्क्वायर रूट 4 लिख के वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया करते थे। तो जो एक प्रॉब्लम था नेगेटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने का वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इसके बाद एक नई जो है वो डेवलपमेंट हुई कि नए नंबर सामने आना शुरू हो गए, जिन नंबर्स का नाम रखा गया कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आयोटा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि आयोटा किस सिचुएशन में डेवलप हुआ था। अब आगे चलते हैं, चूँकि हमारा टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर का है तो कुछ एग्जांपल्स कम्प्लेक्स नंबर्स की यहाँ पे हम कोट कर लेते हैं। उसमें से अगर आप कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स बनाएं तो इसमें आपको डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं। एक बड़ी बेसिक एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप डेफिनेशन को ऑब्जर्व करें तो a और b इसमें रियल नंबर से, यहाँ वो a 3 है और b 4 है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिखें, अगर जस्ट सिर्फ 3 लिख देंगे हम यहाँ पे तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा, बिकॉज 3 कैन आल्सो बी रिटन एज 3 + 0 आयोटा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a 3 है और b 0 है। और थर्ड अगर एग्जांपल लें तो हम सिर्फ 4 आयोटा को भी कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं अगर इसके साथ हम 0 ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट नंबर्स थे, पहला नंबर, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को हमने a + b आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो हमने ऊपर लिखा था कि जो भी नंबर a + b आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, लिखा जा सकेगा, वो नंबर कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। फर्दर फिर इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे इनके फिर नाम रखे जाते हैं। आप फर्स्ट वाले में देखें तो आपको दोनों पार्ट नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट 3 और सेकंड पार्ट 4 है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम ये करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होता है जो विदाउट आयोटा होता है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। इसका रियल पार्ट 3 है और जो आयोटा के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है इसको हम इसका इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब है इस नंबर का रियल पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। जबकि सेकंड वाले में आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट तो 3 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। तो जिस नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है वो कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इस कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो उसे हम रियल नंबर कहते हैं, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है। चलें जी, आते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। तो एग्जांपल्स में मैंने ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, इन तीनों में मैंने थोड़ा डिफरेंस रखा है ताकि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसकी कैटेगराइजेशन समझ लें आप लोग। पहले वाले में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 + 4 आयोटा लिखा है, इसमें 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 4 भी। जो 3 है उसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो कम्प्लेक्स नंबर का वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता उसको हम उसका रियल पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ आयोटा लिखा होता है उसको हम उसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो अब कह सकते हैं हम कि 3 इसका रियल पार्ट है और 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। जबकि सेकंड नंबर पे आए आप तो यहाँ जो एग्जांपल लिखी है हमने 3 + 0 आयोटा, इसमें हमने रियल पार्ट 3 रखा हुआ है जबकि इमेजिनरी पार्ट 0 कर दिया। तो यहाँ से ये बात आप सीख लें कि जिस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब थर्ड एग्जांपल में लिखिए 0 + 4 आयोटा, इसमें रियल पार्ट 0 कर दिया मैंने और इमेजिनरी पार्ट 4 रखा हुआ है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है वो रियल नंबर, और जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए इसको मैथमेटिक्स में हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
तो अब थोड़ा सा आपको इस हवाले से आइडिया हो चुका होगा। प्योर इमेजिन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें रियल पार्ट ज़ीरो होता है। रियल नंबर्स वो जिनका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा और फिर इसको हम कहते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये एक यहाँ से आपने बात ऑब्जर्व की है कि हर रियल नंबर जो है उसको आप एज ए कम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये वन वे इम्प्लीकेशन है बेसिकली। अब हम आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो हमने 1.2 एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आयोटा की जो पावर्स हैं उससे। तो यहाँ से आयोटा की पावर्स में लिखना शुरू करता हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो आप हेडिंग बना लें कि ये जो डिस्कशन है वो पावर्स ऑफ आयोटा। आपके इस कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर्स हैं वो पावर डिस्कस होती हैं, इंटेग्रल पावर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोटा पावर 1। आयोटा पावर 1 जो कि आयोटा के इक्वल ही होता है तो इसको हम आयोटा ही लिखेंगे। जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे हम, चूँकि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर सिर्फ -1 आ जाएगा। आयोटा का जब हम क्यूब लेंगे तो आयोटा का जो क्यूब है उसको स्प्लिट किया जा सकता है दो हिस्सों में। वी कैन आल्सो राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1। और आयोटा स्क्वायर अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि ये -1 के इक्वल है, तो यहाँ अगर हम -1 लिख देंगे तो ये आंसर बन जाएगा माइनस आयोटा। और लास्ट पावर आयोटा पावर 4 है। आयोटा पावर 4 कैन आल्सो बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये -1 का स्क्वायर हो गया और -1 का स्क्वायर बन गया +1। अब मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल रूल आप लोग याद रख लें कि कोई भी नंबर जब अपनी किसी पावर पे 1 के इक्वल हो जाए तो ऐसे नंबर्स को मैथमेटिक्स में पीरियोडिक नंबर्स कहा जाता है। पीरियोडिक नंबर्स वो होते हैं कि जो एक फिक्स पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते रहते हैं। अगर आयोटा ने 4 पावर पे 1 बना दी है तो इसका मतलब है 4 इसका पीरियड है और 4 पीरियड ही शो करता है कि 4 ही इसकी पॉसिबल पावर्स हो सकती हैं। इसके अलावा जब इससे आगे पावर लेंगे तो कोई नया आंसर आपके पास नहीं आएगा। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा जो है अगर इसकी पावर ली जाए तो इसके 4 ही पॉसिबल हमारे पास आंसर्स हैं। आयोटा पावर 1 आयोटा बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा बनेगा और आयोटा 4 1 बन जाएगा। और इससे ऑनवर्ड जब भी आप कोई भी पावर आयोटा की लेंगे 4 से ऑनवर्ड 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो आपको यही 4 आंसर्स बार बार रिपीटिशन में नजर आएंगे। तो ये असल में इसका पीरियोडिक बिहेवियर है। आयोटा एक पीरियोडिक नंबर है और इसका 4 जो है वो पीरियड है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, आयोटा की कुछ नेगेटिव पावर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी हमें आगे चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम आयोटा की जो पावर नेगेटिव डिस्कस करेंगे उसमें हम आयोटा पावर -1 को डिस्कस करते हैं। आयोटा पावर -1 इज बेसिकली 1 ओवर आयोटा। और आपने 9th क्लास में ये टॉपिक जो पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर्स का भी और इसके अलावा रैशनलाइजेशन का भी। आप लोग ये याद रख लें कि जब भी कोई आयोटा वाला नंबर यानी कोई भी इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट होती है, इसको मीनिंगफुल बनाना होता है हमने। और मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको ये करना होता है कि आयोटा को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होता है। और वो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अगर तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हों तो हम मिडिल वाला साइन चेंज करके यानी कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में एक ही सिंगल टर्म हो तो फिर हम उसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ये करेंगे तो ऊपर आपके पास बनेगा आयोटा इंटू 1 आयोटा, नीचे बनेगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये किसके इक्वल है आपके पास -1 के, तो आयोटा बाय -1 आ जाएगा जो कि अल्टीमेटली बनेगा माइनस आयोटा। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया जो आगे हमें काम आएगा कि आयोटा पावर -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और ये इस नंबर की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बन गई है क्योंकि जब किसी नंबर को आप नेगेटिव करते हैं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बनता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि आयोटा वो स्पेशल नंबर है मैथमेटिक्स में कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसके एडिटिव इनवर्स के साथ मैच करता है। सो आयोटा इज द ओनली नंबर इन मैथमेटिक्स कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स दोनों सेम है। तो ये पावर्स होगी हमारे पास। अब इन पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करने, अब उनकी तरफ चलते हैं। अब आयोटा की जो पावर्स हैं उससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं, फिर हम प्रॉपर जो है 1.2 का स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल्स में जैसे आपके पास आयोटा की पावर 10 जो है इसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है।
हमने अभी ये पढ़ा है कि आयोटा पीरियोडिक नंबर है और 4 पावर के बाद कोई भी पावर आएगी तो वो कोई नया आंसर नहीं आएगा, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर इसकी आयोटा पावर 10 है तो 10 जो है उसके नियरेस्ट 4 का कौन सा मल्टीपल हमारे पास अवेलेबल है। और 4 का मल्टीपल देखने की रीज़न ये है कि 4 इसका पीरियड और हमेशा पीरियड के मल्टीपल के साथ ही इसको एसोसिएट करना है आपने। तो 10 की जो नियरेस्ट मल्टीपल बनता है वो इसका 8 है, 4 का मल्टीपल, और रिमेनिंग जो हमारे पास पावर बची है वो 2 है। तो 10 को हमने 2 पार्ट्स में लिख दिया, 8 और 2। अब जो 8 है इसको आप मज़ीद लिखें तो आप लिख सकते हैं आयोटा 4 पावर 2, और आयोटा स्क्वायर हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये -1 के इक्वल है। अल्टीमेटली आयोटा 4 अगर 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये साथ -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 × -1 आपके पास अल्टीमेट आंसर 1 आ गया। इसका मतलब आयोटा पावर 10 जो है वो कोई नया आंसर नहीं आया, वो हमारे पास वही है जो आयोटा स्क्वायर का आंसर था। तो हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं। और वैसे भी जब भी कोई पावर लेंगे आप, नेगेटिव इंटीजर हो या वो पॉजिटिव इंटीजर हो, अल्टीमेट आंसर जो है वो इन 4 में से ही कोई एक आपके पास आएगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा इसको, ये सारा जो प्रोसीजर हमने किया है इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक बताने का फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि कम से कम जब आप अपीयर होते हैं MCQs के लिए तो आपकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि जब भी आप आयोटा की किसी भी पावर को एक स्टेप में लिखना चाह रहे हो तो आप लोग ये करें कि जो पावर आपको नज़र आ रही है, जैसे 10 आपको नज़र आ रहा है, इसको आप 4 पे डिवाइड करें और अपने माइंड में देखें कि 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा इसका। तो हम जानते हैं कि 4 का टेबल 10 के करीब 8 तक जा सकता है। तो 4 2 = 8 और पीछे 2 रिमाइंडर बचता है हमारे पास। तो वो जो रिमाइंडर होता है वही असल में इसकी पावर बना देता है। इसका मतलब आयोटा 10 इज सेम एज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर से आप फेमिलियर हैं, ये -1 के इक्वल है। तो हम इन सारे स्टेप से बच जाते हैं और हमें इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, ये आम तौर पे आप MCQs में यूटिलाइज़ करते हैं ताकि कम वक्त में आप अच्छी अटैम्प्ट कर सकें। अब ये एग्जाम्पल करने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 जो है, इसकी जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, और यूजुअली प्रॉपर्टीज़ का जो प्रूव पेपर में नहीं आता, इनका यूज़ पेपर में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 आपके पास बुक आपके सामने होगी। अगर आप उसमें देखें तो इसके जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो इस तरह की पावर्स को डील करना है। आप देख सकते हैं पहले तीनों पार्ट्स आप लोगों के लिए इजी हैं, चूँकि हम एग्जांपल्स भी कर चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं पावर्स को, तो उस पर अब टाइम आप वेस्ट ना करें। हम इसका जो थोड़ा सा बाकियों से इम्पॉर्टेंट पार्ट है 4th, वो डिस्कस करते हैं। 4th पार्ट हमारे पास है -1 raised to power -21/2। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा होता है आमतौर पे, क्योंकि इसमें उनको आयोटा नज़र नहीं आ रहा होता और यहाँ उन्हें आयोटा -1 की फॉर्म में नज़र आ रहा है। अभी हमने ऊपर देखा भी है कि जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। हम ये चाह रहे हैं कि इसको किसी तरह आयोटा में एक्सप्रेस कर लिया जाए। यूजुअली तो हम देखते हैं कि -1 जो है अगर इसकी पावर में कोई इवन नंबर लिखा हो तो इसका आंसर +1 लिख देते हैं, और अगर -1 की पावर में कोई ऑड नंबर लिखा हो तो हम -1 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये एक फ्रैक्शन लिखी है और फ्रैक्शन ना इवन कैटेगरी में आती है और ना ऑड में। तो सबसे पहला काम इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है, और उसके लिए हमारे पास ये वे आउट है हमारे कि हम -1 को रिप्लेस कर देते हैं आयोटा स्क्वायर से, और साथ इसका रेफरेंस भी हम कोड कर देते हैं कि वी हैव रिप्लेस्ड -1 बाय आयोटा स्क्वायर, और ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो पावर है ये वाली और ये आपस में हो जाएंगी कैंसिल, तो अल्टीमेट रिजल्ट बनेगा हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर -21। तो आपने अभी सीखा है कि आयोटा की कोई भी पावर हो उसको हम 4 के मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो -21 को पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव करने के लिए इसको आप शिफ्ट करें डिनोमिनेटर में, तो ये पॉजिटिव पावर बन गई। और अभी हमने पढ़ा था कि इसके नियरेस्ट 4 का मल्टीपल देखना है हमने, तो 21 के नियरेस्ट 4 का जो मल्टीपल है वो 20 है, तो इसको स्प्लिट कर दें आयोटा 20 इंटू आयोटा 1। आयोटा 20 को 4 की फॉर्म में लिखें तो आयोटा 4 पावर 5 आ जाएगा हमारे पास, और इंटू आ जाएगा आयोटा। फिर फर्दर मोर आयोटा 4 जो है ये 1 के इक्वल है,
और 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही बनाती है। तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 आयोटा बन चुका है। और अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि जो 1 आयोटा होता है ये अल्टीमेटली माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो प्रीवियस चीज़ को भी, प्रीवियस जो टॉपिक है उसको भी साथ रिलेट करके चल रहे हैं। तो 1 आयोटा आपके पास बनेगा अल्टीमेटली माइनस आयोटा। तो ये आ गई इसकी हमारे पास सिम्प्लीफाइड फॉर्म। तो जो 4 पार्ट्स थे उसमें से एक पार्ट हमने अटैम्प्ट किया और एक उसके साथ रेलेवेंट एग्जाम्पल हमने कर दिए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद अगर आप देखें क्वेश्चन 5 है, आपके पास बुक सामने खुली होगी। क्वेश्चन 5 अगर आप देखते हैं तो उसके 4 पार्ट्स हैं और जस्ट आपने आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और वो आप इस लेवल पे हैं कि वो आप सारे आसानी से खुद कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, जस्ट एक स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होगा, आप अपनी बुक खोल के देख लें, और उस नेगेटिव साइन को आपने आयोटा की फॉर्म में स्क्वायर रूट के साथ लेके आना है। तो हम क्वेश्चन 5 पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। लेकिन जी अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 12 तक अगर आप देखें अपनी बुक में, तो ये जो 4 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ये 4 बाइनरी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने आपने ये सिखाया जाएगा आप लोगों को। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जो पहले पार्ट्स हैं वहाँ एडिशन है, फिर आगे सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट्स होंगे, फिर 1-2 मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट्स हैं, फिर एंड में आपको डिवीजन वाले पार्ट्स नजर आएंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपने। इसमें से जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनको अंडरस्टैंड करने की छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करता हूँ आप लोगों के सामने, और फिर हम प्रॉपर जो बुक के पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल इस तरह से है कि जब भी हम किसी नंबर को, किसी कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो हमारे पास उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो a + b आयोटा है, विच कैन आल्सो बी रिटन एज x + y आयोटा। इसमें a और b रियल नंबर्स और आयोटा आप जानते हैं स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको हम अल्टरनेट वे से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको इसका रियल पार्ट कहेंगे हम, और जो सेकंड एलिमेंट है इसको इसका हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। जब कम्प्लेक्स नंबर्स पे हम ये ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो हमें एक बात इंश्योर करनी पड़ती है कि हमारे लिए बेहतर है कि कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर भी हम उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं एक एग्जांपल हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। अगर आपने फॉर एग्जांपल a, b को ऐड करना है c, d में, तो एडिशन करने के लिए अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट c है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो रियल में ऐड होगा a c में, इसका इमेजिनरी पार्ट b है, इसका इमेजिनरी पार्ट d है, तो ये b जो है वो d में ऐड होगा। तो जिस तरह ये हमने ऑब्जर्व किया है कि रियल में और इमेजिनरी में आपने ऐड करना है, बिल्कुल यही काम आप करेंगे सब्ट्रैक्शन में भी। अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं आपने तो रियल पार्ट रियल के साथ होगा सब्ट्रैक्ट, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है। सेम ये काम आप लोग 9th क्लास में चैप्टर 2 में करके आए हुए हैं, तो इसलिए इसको भी यहाँ बोर्ड के वाले से इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसा आपको एक रिकॉल करवाना था आइडिया। आगे चलते हैं। इसका मतलब 2 जो ऑपरेशंस थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद भी घर पे आसानी से कर सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की तो थोड़ा सा उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के हवाले से अगर एग्जांपल हम कोट करें तो वो a, b अगर मल्टीप्लाई करना है c, d के साथ, तो इसका भी एक फॉर्मल प्रोसीजर हमारे पास है। मैंने पहले आपसे कहा था कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी आप इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ईजी होगा कि आप कम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो a, b की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है a + b आयोटा, और c, d की आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है c + d आयोटा। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फॉर्मल एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर है वही अडॉप्ट करें आप लोग, जिस तरह आप छोटी क्लासेस में करते हैं। a c + d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और b आयोटा जो है वो c + d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब ये अल्टीमेटली बनेगा ac + ad आयोटा, और ये बनेगा bc आयोटा, और bd इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास ac + ad आयोटा प्लस bc आयोटा, और आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो ये bd इंटू -1 आ जाएगा।
अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से कि कुछ इसका पोर्शन रियल और कुछ इमेजिनरी है। जैसे AC और BD रियल पोर्शन में आगे, चूँकि इनके साथ आयोटा नहीं रहा, और AD और BC आपके पास आगे आयोटा वाली टर्म्स। तो इसका जब अल्टीमेट आंसर लिखेंगे हम, तो रियल पार्ट को हमने रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC माइनस BD, और ये आ जाएगा हमारे पास AD आयोटा प्लस BC आयोटा। अब यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लें, तो ये AD प्लस BC ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होता है, आपने ये कोशिश करनी है कि आंसर भी उसी फॉर्म में लिखें। तो अगर क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर में होगा तो इस आंसर को भी हमने ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस करना है। तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम ऑर्डर्ड पेयर में ला रहे हैं AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ये इसका फाइनल आंसर था। यहाँ तक आज इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जो प्रॉपर है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।